नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत ललित कलाओं के विषय में हम जब चिंतन करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो जो मध्यकाल का समय है और कृष्ण भक्ति साहित्य में जो ललित कलाओं की बात आती है तो कृष्ण से जुड़े हुए तीन चीज़ें हमारे सामने आती हैं। वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? पहली बात ये, कृष्ण से संबंधित साहित्य लिखा गया। कृष्ण से संबंधित जो चित्र बनाए गए, मूर्तियां बनाई गई, ये तो कृष्ण से संबंधित थी। इसके अलावा जो मुख्य बात ये थी कि कृष्ण जो है अपने आप में 64 कलाओं के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। तो कृष्ण की 64 कलाएं कौन सी थीं, वो कलाओं का किस तरीके से चित्रण हुआ है, किस तरीके से उनको जो है अपनी कलाओं में सजाया गया, ये सारा जो हम यदि समग्र चित्र को भक्ति काल के अंतर्गत देखना चाहें तो हम ये सारी कलाओं को उस काल में देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कृष्ण का जो वो सारे स्वरूप है वो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कृष्ण के अंदर कौन सी 64 कलाएं थी वो सारे आपको चित्रों के रूप में मिल जाएंगे, लेखन के रूप में मिल जाएंगे। मतलब लेखन के रूप में भी कवियों ने, लेखकों ने उन चीज़ों को लिखा है। और जो चित्र यदि आप वैसे देखना चाहें कि उस समय कौन सी कला का विकास हुआ, उस समय कौन सी कला चल रही थी, तो लेखन कला के बारे में तो आप जानते ही हैं कि लेखन कला में तो कंपटीशन की भावना आ गई थी। कंपटीशन की भावना के कारण से ही रीति ग्रंथों का प्रणयन जो वो उस समय हुआ है वो उसी के कारण से हुआ है, क्योंकि एक साथ बहुत सारी तरह का साहित्य लिखा जा रहा था। तो उस साहित्य में सर्वश्रेष्ठ साहित्य कौन सा है और उन साहित्य में कैसे हम इस चीज़ को पता करें कि काव्य में किस तरीके का काव्य होना चाहिए और किसको हम कम समझें। तो ये सब चीज़ें आई, उसमें हमने देखा जो कृष्ण के ऊपर जो काव्य लिखा गया है उस काव्य में तीन तरह का काव्य है। तो तीन तरह का, पहले तो जो रीति काल के अनुसार बताया वो तीन तरह का जो काव्य है उसमें जो बताया कि एक तो जो है जो खंड काव्य है, जो प्रबंध काव्य है, खंड काव्य और मुक्त काव्य है। और इसके साथ साथ चंपू काव्य लिखे गए। तो चंपू काव्य क्या होता है, जिसमें काव्य गद्य और पद्य दोनों को सम्मिलित रूप से लिया गया जाता है। तो जैसे हम मृच्छकटिकम की बात करें तो वो वैसे देखने में हमें वो सिर्फ एक नाटक नज़र आता है, लेकिन जिन नाटकों में काव्य को भी साथ में लेकर के चला जाता है वो चंपू काव्य के अंतर्गत आते हैं। इसी तरीके से जो संगीत के बारे में जो चर्चा की गई है, जो संगीत पक्ष में भी जो गायन के बारे में जो उस समय संगीत कला का भी बहुत बड़ा जो है योगदान रहा है भक्ति काल में। तो तीन तरह का हमें वहाँ पर संगीत का वो वर्चस्व दिखाई देता है। यानी हमें दिखाई देता है कि वहाँ पर जो है एक तो शास्त्रीय संगीत, एक सुगम संगीत और एक लोकगीत, तीनों का जो है महत्व हमें दिखाई देता है। जिसमें सबसे ज़्यादा यदि उस समय के में जो संगीत का उभरता हुआ चेहरा था वो था शास्त्रीय संगीत का। उसके बाद यदि दूसरा कोई उभरता हुआ सामाजिक रूप में उभरता हुआ चेहरा यदि हम बात करें तो वो लोकगीतों का था। सुगम संगीत की हम यदि बात करें, सुगम संगीत वहाँ कहीं कुछ कम नज़र आता है हमें। शास्त्रीय संगीत सबसे सर्वोपरि नज़र आता है हमें, क्योंकि लोकगीत का इसलिए आगे तक नहीं जा पाया क्योंकि लोक कला जो है वो सामान्य जन तक रह जाती थी और आज भी है कि सामान्य लोगों तक ही बन करके रह जाती है। शास्त्रीय संगीत क्योंकि उनका प्रदर्शन होता था, जगह जगह मंदिरों में गाए जाते थे, उसका उपयोग किया जाता था, इसलिए शास्त्रीय संगीत बहुत ज़्यादा आया। इसी तरीके से जो आर्ट कल्चर थी उसमें राजपूत शैली, राजस्थानी शैली, ब्रज की शैली और जगह जगह की जो दक्षिण भारत की जो शैली थी, मंदिरों की जो निर्माण की तरह तरह की शैली थी वो नज़र आई। मुग़लों का शासन था तो मुग़लों की आर्ट्स उसमें नज़र आई। तो ये सारी चीज़ें हमें उस समय में उपलब्ध हुई। नृत्य कला,
नृत्य कला के कई सारे रूप हमें उस समय नज़र आते हैं कि नृत्य कला कितनी तरह की थी। तो वो सारे नृत्य के और लेखन के तो आप विविध रूप देख सकते हैं, लेकिन एक लेखन में एक ही बस बात जो है वो समझने की कि वहाँ पर मुख्य जो धारा वही है वो बोलियों की वही है, ना कि भाषा की। क्योंकि भाषा में मतभेद चल रहा था उस समय। भाषा में भारत की भाषा उर्दू, संस्कृत या हिंदी हो, इसमें विवाद था। दूसरी बात उधर जो है अंग्रेज़ों की वजह से अंग्रेजी को, ब्रिटिश जो है वो अंग्रेजी को लाना चाहते थे, इसलिए वो भी एक विवादित विषय था। इस तरह हमारी जो भाषा थी, मुख्य भाषा भारत की कौन सी हो, वो विवादित रूप से उस समय उभर रही थी। इसलिए उसका, उस भाषा के कारण से जो मुख्य भाषा ना होकर के बोलियों में साहित्य लिखा गया, और वही जो है आज की समाज की जो निधि बन पाया। बाद में ये सारा जो हिंदी में जो लिखने का प्रचलन है वो तो बहुत बाद में आया है, क्योंकि पहले तो अनुवाद के रूप में पुस्तकें तैयार की गई हैं, और उसके बाद ही ये तो कहें हम 1885 के बाद जो है हिंदी में साहित्य लिखने लेखन की हिंदी में साहित्य लेखन की परंपरा स्टार्ट हुई। क्योंकि हिंदी में लोगों को लगता था कि हिंदी में काव्य जो है, हिंदी में यदि काव्य लिखेंगे तो वो सौंदर्य नहीं आ पाएगा जो कि बोलियों में है। इस ऐसा होने के कारण से हमारा जो साहित्य कहीं ना कहीं पिछड़ रहा था। दूसरी तरफ यदि हम बात करें कि प्योर हिंदी की, और प्योर हिंदी हम उसको मानते थे जो संस्कृत निष्ठ हिंदी थी। हम जो हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, जो हिंदी के ज्ञाता हैं, वो संस्कृत निष्ठ हिंदी को सही मानते थे। लेकिन जो आम समाज था, जो हमारा आज भी हम देखें तो जो हमारा व्यवहारिक समाज है, या सामाजिक रूप से हम देखना चाहें, तो जो हमारी बोली में जो वर्चस्व मिल रहा है वो अब इंग्लिश हो गई है, अब हिंदी नहीं है, इंग्लिश हो गई, यानी हिंदी और इंग्लिश मिल करके हो रही है। पहले इसी तरीके से जो उर्दू मिश्रित हिंदी को प्रयोग किया जाता था उसको ज़्यादा महत्व मिलता था, और संस्कृत निष्ठ हिंदी को गंवारू की तरीके से लोग मानते थे। जो सामाजिक लोग थे वो ऐसा समझते थे कि जो संस्कृत निष्ठ हिंदी बोली जा रही है, उसका एक कारण था, एक तो संस्कृत निष्ठ हिंदी जो लिखी गई है वो क्लिष्ट है। दूसरी बात, संस्कृत भी तो, हिंदी तो प्योर हिंदी तो वो वहाँ भी नहीं थी। तो इस कारण से भी वहाँ कहीं ना कहीं एक विवादित रूप जो हमें भक्ति काल में नज़र आता है, जो कि हमारा जाकर के तरह तरह के रूप से हिंदी जो हमारी फिर राष्ट्रभाषा बनी है, और इसके बाद अब जो है वो हिंदी हमारी जो उसका स्वरूप है वो इंग्लिश हो चुका है, प्योर हिंदी नहीं है। और मैं कहती हूँ कि ये अन्य भाषाओं में भी इसके साथ जुड़े तो कोई हानि नहीं है, क्योंकि किसी भी भाषा को एक जो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने के लिए ज़रूरत है कि वो अन्य बोलियों को अपने साथ अपना ले। जिस तरीके से भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुए, विभिन्न क्या कहेंगे, अलग अलग जो समुदाय के अलग अलग जो अलग अलग रीति रिवाज को अपनाने वाले, यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और भी जो तरह के जो अपनी धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए, धार्मिक संस्कृतियों से जुड़े हुए लोग जैसे एक हो करके और वो यहाँ पर रहते हैं। उसी तरीके से अनेक भाषाएं जब हिंदी में आकर के मिलेंगी तो हिंदी हमारी और भी अधिक पल्लवित होगी और ज़्यादा सशक्त होगी। और इसी से हमारा जो आगे का हमारा समाज जो है वो भी जो है वो उसमें ज़्यादा सुधार होगा, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति जो है हमारी हिंदी को मिल पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तो आज भी है, मगर अंतर्राष्ट्रीय जो कहेंगे फलक पर वो काम उस हिंदी में होने लगेगा जो अभी तक रुका हुआ है। अभी पूरे विश्व के अंदर जो काम होता है वो इंग्लिश को प्रेफरेंस मिलता है। आगे चल कर के हिंदी को प्रेफरेंस मिले, इसके लिए हमें सभी भाषाओं को अपने साथ मिलाना होगा, और तभी हम भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी में भी अपना अस्तित्व कायम कर पाएंगे। इसी के साथ साथ वापस से मैं अपने सब्जेक्ट पे आ जाती हूँ कि भक्ति काल जो है वो हमारे विभिन्न संस्कृतियों को समेटे हुआ था, बोलियों से जुड़ा हुआ हमारा साहित्य है।
और मुख्य बात ये है कि उसमें तरह तरह की कलाएं जो हैं वो देखने को मिलती हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।